नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस में। आज हम लोग बात करेंगे सीडीपी के एक बिंदु को लेकर, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के एक बिंदु को लेकर। इसका नाम है कि बच्चों पर आनुवंशिकता के क्या प्रभाव होते हैं। देखिए, बच्चों के व्यक्तित्व के विकास का या व्यक्तित्व का यदि हम बहुत बारीकी से अध्ययन करें तो हम यह बिंदु बहुत आसानी से समझ पाएंगे। इस बिंदु पर बहुत सहजता के साथ में आ पाएंगे या निष्कर्ष निकाल पाएंगे कि बच्चों के व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू पर आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता है। हम उसको प्रत्यक्ष रूप से अनुभव भी उसका कर सकते हैं। ठीक है, कुछ बिंदुवार तरीके से हम चीजें देखेंगे, कुछ बिंदु हम नोट करेंगे और हर बिंदु के साथ में एक व्यक्ति विशेष का नाम जुड़ा होगा जिसने वो अध्ययन करके उस बिंदु के बारे में जानकारी प्रदान की है, जिस बिंदु को बताया कि हाँ, इन चीजों पर आनुवंशिकता का प्रभाव होता है। तो एक एक करके बिंदुवार तरीके से हम बात करेंगे। जैसे एक बिंदु हम समझ सकते हैं जो थॉर्नडाइक का है कि आनुवंशिकता का मूल शक्तियों पर प्रभाव। आनुवंशिकता का मूल शक्तियों पर प्रभाव, यह बिंदु आपके सामने बार बार आता रहेगा। मूल प्रवृत्तियों के संदर्भ में हम लोग बात कर रहे होंगे तो कई बार ये पूरी कक्षा कार्यक्रम के दौरान ये बातें कई बार आपके सामने आएगी। जब जब हम बाल विकास को लेकर बात कर रहे होंगे चीजें आपके सामने आएंगी, जब हम वातावरण को लेकर बात कर रहे होंगे चीजें आपके सामने आएंगी, जब हम विस्तार से आनुवंशिकता वंशानुक्रम को पढ़ेंगे तब भी ये चीजें आपके सामने आती रहेंगी। बात समझ पा रहे हैं? तो इसके साथ में थॉर्नडाइक का नाम जुड़ा हुआ है। उन्होंने यह बात प्रस्तुत की है, आप कह सकते हैं यह बात उन्होंने बताई है, कही है। उनके प्रयोग के द्वारा ही ये बात सामने आई है। तो थॉर्नडाइक जो व्यक्ति थे उन्होंने कहा कि बच्चों के जीवन और विकास में उनकी जो मूल शक्तियां हैं उन मूल शक्तियों में उन्होंने आनुवंशिकता और आप कह सकते हैं कि जो वंशानुक्रम के प्रभाव हैं उसको वरीयता दी है। यानी कि थॉर्नडाइक ने कहा कि बालक की जो मूल शक्तियां हैं जिनको वो जन्म के साथ में अपने साथ लेकर पैदा होता है वो शक्तियां उसको उसके पूर्वजों से मिली हैं। यानी कि थॉर्नडाइक ने स्पष्ट तरीके से यह बात की है कि बालक की मूल शक्तियों का जो कारण है वो उसका वंशानुक्रम है। बात समझ पा रहे हैं आप यहां तक की? तो एक बिंदु हो गया आनुवंशिकता का मूल शक्तियों पर प्रभाव। दूसरा बिंदु है शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव। आनुवंशिकता का शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव, इसके साथ में पियर्सन का नाम जुड़ा है। कार्ल पियर्सन ने यह प्रयोग करके बताया था। तो पियर्सन ने कहा था कि वंशानुक्रम का प्रभाव मानव के शारीरिक लक्षणों पर भी पड़ता है। यह बिंदु भी आपके सामने कई बार आएगा कक्षा के दौरान। यानी कि जो जैसे कद काठी को लेकर जो बात होती है, बालक के रंग को लेकर जो बात होती है, अच्छा, इन बिंदुओं में कुछ विरोधाभास भी है, लेकिन उसके बारे में हम विस्तार से कक्षा के दौरान बात कर रहे होंगे कि कुछ विचारक ऐसे होंगे, कुछ विद्वान ऐसे होंगे जो इन बिंदुओं से सहमत नहीं होते हैं। तो सहमत ना होने के क्या कारण रहते हैं उनको लेकर भी हम बात करते हैं। तो अभी हम बात करें कि पियर्सन ने क्या कहा। पियर्सन ने कहा कि बालक के वंशानुक्रम का जो प्रभाव है वो मानव के शारीरिक लक्षणों पर भी पड़ता है। बात समझ पाए? यानी कि पियर्सन ने सीधे सीधे वंशानुक्रम के शारीरिक लक्षणों के प्रभाव के संबंध में अपना मत दिया। जैसे बालक की लंबाई को लेकर उन्होंने बात कही कि बालक का जो कद है, बालक का जो कद है वो उसके वंशानुक्रम के कारण है। बात समझ पाए? यानी कि जो माता पिता से गुण उसको प्राप्त हो रहे हैं वो उसका, जैसे माता पिता की जो लंबाई होगी उसका असर उसकी संतान पर पड़ेगा। तो ये एक प्रकार का शारीरिक लक्षण है। बात समझ पा रहे हैं? इसी प्रकार के जो शारीरिक लक्षण हैं, कार्ल पियर्सन ने यह बात बताई कि आनुवंशिकता का प्रभाव उन पर पड़ता है। बिंदु स्पष्ट है? यहां केवल हम एक पृष्ठभूमि समझने का प्रयास कर रहे हैं इन बिंदुओं के माध्यम से कि जब हम बच्चों पर आनुवंशिकता के प्रभाव पड़ रहे होंगे विस्तार से तो हम इन बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा कर रहे होंगे। ठीक है, एक बिंदु हो गया कि
शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव। एक बिंदु हम कहेंगे कि आनुवंशिकता का प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव। प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव, और इसके साथ में हम नाम ध्यान रखेंगे क्लिनबर्ग का। क्लिनबर्ग का, तो क्लिनबर्ग ने ही अपने विचार देते हुए ये कहा कि जैसी बुद्धि होगी, यानी कि यदि हम बुद्धि की श्रेष्ठता की बात करें तो बुद्धि की श्रेष्ठता का कारण प्रजाति है। ये क्लिनबर्ग का मानना है। उन्होंने अपना मत दिया कि बुद्धि की श्रेष्ठता की यदि बात करते हैं तो बुद्धि की श्रेष्ठता का कारण उसकी प्रजाति है। बात समझ पाए? यानी कि जिस प्रजाति में बालक ने जन्म लिया है उस प्रजाति के लोगों की बौद्धिक क्षमता जैसी होगी, उसके पूर्वजों की बौद्धिक क्षमता जैसी होगी, उस बालक की बुद्धि भी वैसी ही होगी। ये क्लिनबर्ग ने अपना मत दिया। बात समझ पा रहे हैं आप यहां तक की? यानी कि इन्होंने ये अध्ययन किया तो इन्होंने बताया कि यही कारण है कि जो श्वेत प्रजाति है अमेरिका में वो नीग्रो प्रजाति से श्रेष्ठ है। बात समझ पाए? इन्होंने अपने अध्ययन में यह बात कही, इन्होंने अपना यह मत दिया कि यही कारण है, प्रजाति की श्रेष्ठता वाला ही कारण है जिसकी वजह से जो अमेरिका की श्वेत प्रजाति है वो नीग्रो प्रजाति से श्रेष्ठ है। अब इस बिंदु को लेकर भी बहुत सारे जो विद्वान हैं वो मतभेद है, वो विरोध करते हैं क्लिनबर्ग का। बात समझ पाए? यानी कि अधिक विद्वान जो है, जो बहुत से मनोवैज्ञानिक हैं, वो इस बिंदु से सहमत नहीं होते हैं। हर बिंदु का विरोध हुआ है, हम बात करेंगे। अगला बिंदु है, हम कहेंगे जो व्यावसायिक योग्यता है। आनुवंशिकता का व्यावसायिक आनुवंशिकता का व्यावसायिक योग्यता पर प्रभाव, और इसके साथ में नाम जुड़ा है कैटल का। कैटल ने अपना मत दिया कि जिस जगह बालक का जब जिस परिवार में जन्म होगा उस परिवार की जो व्यावसायिक पृष्ठभूमि होगी, बालक की उसी पृष्ठभूमि को लेकर, उसी व्यवसाय को लेकर रुचि होगी। बात समझ पा रहे हैं? जैसे इन्होंने कहा, कैटल ने जब अपना प्रयोग कहा तो इन्होंने कहा कि जो व्यावसायिक योग्यता है उस व्यावसायिक योग्यता का मुख्य कारण आनुवंशिकता ही है, उस बालक का वंशानुक्रम ही है। बात समझ पा रहे हैं? इन्होंने अपने अध्ययन में अमेरिका के 800 850 लगभग 900 वैज्ञानिकों का अध्ययन किया, और उन 900 वैज्ञानिकों के अध्ययन में उनकी संतानों का अध्ययन करने के क्रम में इन्होंने पाया, तब ये इस मत पर पहुंचे कि उनके अंदर, जैसे उन्होंने जब बताया तो उन्होंने बताया कि इन पूरे परिवारों में से 2/5 ही कुल ऐसी संख्या थी जो व्यावसायिक वर्ग से परिवारों कुल संख्या में शामिल थे। यानी कि अन्य जो थे वो गौण होते चले गए, या कृषि के क्षेत्र में बात हो जाए, उत्पादक वर्ग में बात हो जाए, अन्य चीजें गौण हो गई, लेकिन जो उनकी योग्यता थी वो कैसी थी? वैज्ञानिक वाली योग्यता थी। बात समझ पा रहे हैं? यानी कि इन्होंने कहा, इन्होंने स्पष्ट इस बात को कहा कि जो वो योग्यता लेकर पैदा हो रहा है, जो उसके अंदर व्यावसायिक योग्यता है, वो आनुवंशिकता के कारण है। यानी कि कैटल के अनुसार आनुवंशिकता का प्रभाव बालक की व्यावसायिक योग्यता पर भी पड़ता है। बात समझ पा रहे हैं आप यहां तक कि? इसको हम रुचियों के साथ में जोड़कर भी पढ़ेंगे कक्षा में। बिंदु स्पष्ट है? तो एक बिंदु क्या है? आनुवंशिकता का व्यावसायिक योग्यता पर प्रभाव। ठीक है। एक बिंदु है कि आनुवंशिकता का सामाजिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ता है। आनुवंशिकता का आनुवंशिकता का सामाजिक स्थिति पर प्रभाव, और इसके साथ में नाम जुड़ा हुआ है विनशिप का। विनशिप ने यह कहा कि
जो माता पिता अपने जीवन काल में जो प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, जो सामाजिक प्रतिष्ठा वो प्राप्त करते हैं, सम्मान प्राप्त करते हैं, उनके बालक भी उसी प्रकार की प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। यानी कि जिन बालकों के वंशजों ने किसी प्रतिष्ठित पद पर कार्य किया था, किसी प्रतिष्ठित पद की बात कर रहे हैं, बात समझ पा रहे हैं? तो जिन वंशजों की यदि हम बात करें, तो जिन्होंने जो प्रतिष्ठित पदों पर काम किया था, तो उनके वंशजों में से भी कोई ना कोई प्रतिष्ठित पद पर रहा होगा। बात समझ पाए? इन्होंने भी अमेरिका के परिवारों को लेकर, जैसे जो पहले एडवर्ड और उनकी पत्नी एलिजाबेथ थे, उनके परिवार पर इन्होंने अध्ययन किया था। तो उसी में इन्होंने उस अध्ययन में ही बताया कि देखो, इनमें से एक अमेरिका के राष्ट्रपति तक रहे। बात समझ पाए? तो उन्होंने ये कारण दिया, उपराष्ट्रपति रहे थे, कि भाई ये देखिए, ये चूंकि इनके वंश में ही ये चीज थी, इनके वंशजों ने प्रतिष्ठा प्राप्त की थी, प्रतिष्ठित पदों पर कार्य किया था, तो आगे भी यही क्रम जारी है। यानी कि विनशिप ने कहा कि ये जो आनुवंशिकता है, उसका उसकी सामाजिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ता है। यानी कि जो गुण और प्रतिष्ठा माता पिता की थी, वो अपने जीवन काल में वो संतान भी वो प्रतिष्ठा प्राप्त करेगी। बिंदु स्पष्ट है एकदम यहां तक का। एक बिंदु हम देखेंगे चरित्र पर प्रभाव को लेकर, कि आनुवंशिकता का चरित्र पर प्रभाव। आनुवंशिकता का चरित्र पर प्रभाव। अब इसके साथ में नाम जुड़ा हुआ है डगडेल का। डगडेल का, तो डगडेल ने आनुवंशिकता का चरित्र पर प्रभाव माना है। इस संबंध में उन्होंने 1877 में जब ज्यूकस के वंशजों का अध्ययन किया था, तो उन्होंने अपना विचार दिया था। तो इन्होंने कहा था कि जिस प्रकार का चरित्र माता पिता का होगा, बालक का या उनकी संतान का चरित्र भी उसी प्रकार का होगा। यानी कि जिस वंश में, जिस परिवार में जो संतान जन्म ले रही है, यदि उसके माता पिता चरित्रवान हैं, तो वो संतान भी चरित्रवान होगी। यदि चरित्रहीन माता पिता हैं, तो उनकी संतान भी चरित्रहीन होगी। बात समझ पा रहे हैं आप यहां तक कि ये किसका अध्ययन है? ये डगडेल का अध्ययन है। बिंदु स्पष्ट है? तो ये चरित्र पर प्रभाव पड़ता है आनुवंशिकता का। एक बिंदु हम देखेंगे महानता पर भी। आनुवंशिकता का महानता पर प्रभाव, और इसके साथ में जो विद्वान का नाम जुड़ा है, उनका नाम है गाल्टन। गाल्टन का नाम इसके साथ में जुड़ा है। तो गाल्टन ने स्पष्ट माना कि आनुवंशिकता का महानता पर भी प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति की जो महानता है, वो व्यक्ति की महानता उसके वंशानुक्रम के कारण है। यानी कि जिस परिवार में संतान का जन्म हुआ है, यदि उसके माता पिता महान हैं, तो वो संतान भी महान होगी। ये चरित्र वाली बात कुछ कुछ उसी तरीके से है लगभग। बात समझ पा रहे हैं? यानी कि गाल्टन ने अपना सीधा मत दिया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से व्यक्ति का कद, वर्ण, स्वास्थ्य, बुद्धि, मानसिक शक्ति वंशानुक्रम पर आधारित होती है, ठीक उसी प्रकार से संतान की महानता भी उस वंशानुक्रम के कारण होती है। बात समझ पाए? यानी कि आनुवंशिकता का संतान की महानता पर भी, बालक की उसकी महानता पर भी प्रभाव पड़ता है। एक बिंदु अंतिम हम और समझ सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं बुद्धि पर प्रभाव, जैसे हमने कहा, या बुद्धि छोड़ के अब हम कह सकते हैं वृद्धि ले सकते हैं। इसमें और बिंदु, बुद्धि की बात हमने यहां कर ली। आनुवंशिकता का वृद्धि पर प्रभाव, और इसके साथ में गोडार्ड का नाम जुड़ा हुआ है। यानी कि हम गोडार्ड के अध्ययन के साथ में इसको पढ़ रहे होंगे कक्षा कार्यक्रम के दौरान। ठीक है, तो गोडार्ड ने भी अपना सीधा मत दिया। गोडार्ड ने कहा कि आनुवंशिकता का वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। वृद्धि पर इसको हम कई अर्थों में जोड़ सके देख सकते हैं, कई प्रकार से हम देख सकते हैं। जैसे इन्होंने ये भी कहा कि जैसे मंद बुद्धि है, कोई माता पिता मंद बुद्धि है, तो उस मंद बुद्धि माता पिता की जो संतान होगी वो भी मंद बुद्धि होगी।
बात समझ पा रहे हैं? उस संतान का बौद्धिक विकास भी उसी तरह का होगा जैसे उसके माता पिता का था। ठीक ऐसे ही इन्होंने कहा कि जो तेज बुद्धि या प्रखर बुद्धि के माता पिता हैं तो उनकी संतान भी प्रखर बुद्धि की होगी, यानी कि उसके जो जीन्स हैं वो उसी अनुसार चीजें उनके अनुसार होंगी। जैसे माता पिता जैसा वंशानुक्रम चलता आ रहा है ठीक उसी प्रकार से। बात समझ पाए? यानी कि गोडार्ड के अध्ययन में गोडार्ड ने एक अध्ययन किया और उसी पर एक और हम नाम इसमें पढ़ेंगे, कोलेसेनिक का नाम पढ़ेंगे। तो कोलेसेनिक ने भी यही बताया था, उनके अनुसार भी यही चीजें थी कि भाई जो उसके संतान के माता पिता का, पूर्वजों का जिस स्तर पर विकास हुआ था बौद्धिक, उसी स्तर पर उस बालक का भी होगा, संतान का भी होगा। तो गोडार्ड ने क्या कहा? गोडार्ड ने कहा कि माता पिता की संतान, जो मंदबुद्धि माता पिता हैं उनकी मंदबुद्धि होगी, जो तेज बुद्धि के, प्रखर बुद्धि के माता पिता हैं उनकी संतान भी प्रखर बुद्धि की या तेज बुद्धि की होगी। बात समझ पाए? जब हम कोलेसेनिक का नाम पढ़ेंगे, उनके बारे में बात करेंगे कोलेसेनिक के बारे में, तो उन्होंने कहा कि जिस सीमा तक व्यक्ति की चाहे शारीरिक संरचना हो, तो जिस सीमा तक जो शारीरिक संरचना है उसको उसके जीन्स निश्चित करते हैं, उसी सीमा तक उसका मस्तिष्क हो या नर्वस सिस्टम हो या उसके अन्य लक्षण हो, यहाँ तक कि उसकी खेल कूद की योग्यता हो, उसकी कुशलता हो, वो सभी चीजें भी उसी अनुसार निर्धारित होती हैं। यानी कि अब यहाँ से आप अपने विचारों का विकास करके समझ सकते हैं कि जब हम आनुवंशिकता का प्रभाव देखेंगे तो हमारे सामने कितने सारे क्षेत्र होंगे जिनका हमको अध्ययन करना है। बात समझ पाए? तो एक बालक, अब यहां से इस अध्ययन को करने के बाद, इतनी चर्चा के बाद हम ये समझ पाएंगे कि एक बालक जो गुण लेकर पैदा होता है, उस गुण में लगभग चीजें इतनी हैं, लगभग विभिन्न पहलुओं की बात करेंगे जो उसके वंशानुक्रम के कारण निर्धारित होती हैं। बिंदु स्पष्ट है? यहां तक का कोई तेज बुद्धि है, किसी का रंग साफ है या सांवला है, जैसा भी है, आंखों का कलर हो गया, बालों का कलर हो गया, उसकी लंबाई हो गई, कद काठी उसकी, ये सारी चीजें कैसे निर्धारित होती है? वंशानुक्रम से। उसकी योग्यताएं, उसकी रुचियां, उसकी बौद्धिक क्षमता, उसके चिंतन का स्तर, ये सब कैसे निर्धारित हो रहा है? उसके वंशानुक्रम से। यहां तक कि उसकी जो खेल कूद वाली योग्यता है या खेल कूद संबंधी उसकी जो कुशलता है, वो सब कहां से तय हो रही है, कहां से उसको वो गुण प्राप्त हो रहे हैं? उसके वंशानुक्रम के कारण ही। बात समझ पाए? तो मुझे उम्मीद है कि बच्चों पर आनुवंशिकता का क्या प्रभाव होता है, इसको लेकर आपको एक समझ बूझ का विकास हुआ होगा, एक पृष्ठभूमि का निर्माण हुआ होगा। यहां से आपके स्वयं के मौलिक विचारों का विकास होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपसे अगली किसी क्लास में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।